एवरीवन, मैं निर्भय विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। ये है आपका फेवरेट सेशन जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्व इन 10 मिनट। जैसा कि कल मैं आपको बोला था कि एक दिन मैं आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूंगा और एक दिन मतलब डेली ऐसे अल्टरनेट में करके चलूंगा और एक दिन मैं अपने कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पूछा गया है उसका सॉल्यूशन करूंगा। इस तरह से अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और आपका सिलेबस भी बढ़ते जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे 1982 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आपके बिहार पॉलिटेक्निक में, वो मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। और सब्जेक्ट क्या होगा? फिजिक्स इसलिए क्योंकि फिजिक्स अपना पूरा तरीके से खत्म हो गया है, लगभग खत्म हो चुका है। जो छूट गया है वो मैं बताते चलूंगा। तो मैं फिजिक्स का सॉल्यूशन करूंगा और इधर साइड में क्वेश्चंस लगेगा, क्वेश्चंस देखिएगा और उसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर रहे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी लेंस का क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह कैसा लेंस है। कहने का मतलब कि इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज 4 डायोप्टर देन दिस लेंस इज व्हाट टाइप। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दूसरा उत्तल मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स। 25 सेंटीमीटर दूरी वाला कॉन्वेक्स लेंस, या 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या 4 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या 5 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। जहां पे भी अवतल लेंस लिखा गया है वहां पे इंग्लिश वाले बच्चे कॉनकेव लेंस लिख लेंगे, और जहां पे भी उत्तल लेंस लिखा गया है वहां पे क्या कर लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस लिख लेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं। दिया है आपको, क्या दिया गया है आपको आपको इस क्वेश्चन में पावर दिया गया है 25 डायोप्टर। ठीक है, पावर दिया गया है और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है फोकस पूछा गया। तो पावर और फोकस में क्या रिलेशन होता है? P इक्वल्स टू 1/F या F इक्वल्स टू 1/P। क्या होता है? पावर इक्वल्स टू 1/फोकस। तो आपको फोकस निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा? फोकस इक्वल्स टू 1/पावर। अब देखिए इस फॉर्मूला में मैं बारीकी समझाया था कि क्या बारीकी होता है। यहाँ पे जब ये पावर डायोप्टर में दिया रहता है तो ये जो फोकस का जो यूनिट आता है वो सेंटीमीटर में आता है। आप ध्यान में रखेंगे जब ये क्या होता है, ये जब डायोप्टर में रहेगा तो ये क्या आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो जब भी आपको पावर को डायोप्टर में निकालना हो तो डिस्टेंस को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में रखेंगे। या अगर पावर आपको डायोप्टर में दे दिया तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में निकलेगा। तो इतना बात तो आप तो समझ गए। अब हम समझते हैं कि पहले तो निकाल ले फोकस बराबर कितना हो जाएगा? 1/25 ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब आप इसको क्या करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500 का 100, तो फोकस कितना आ जाएगा? 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। इसमें कौन सा आंसर आपका है? 4 मीटर वाला सी आंसर है, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर का आंसर कौन सा है? सी है। तो आप समझ गए। अब आप देखिए इसमें फोकस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोकस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो जब पावर आपको पॉजिटिव दिया गया है, धनात्मक पावर दिया गया है, तो फोकस भी क्या होगा? धनात्मक ही होगा। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा? तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बताया था कि अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अवतल बोले तो कॉनकेव लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, और उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? निगेटिव होता है। इसके जस्ट उल्टा क्या हो रहा था? अवतल दर्पण का फोकस क्या होता था? अवतल दर्पण का फोकस क्या होता था? निगेटिव होता था, मतलब ऋणात्मक होता था। और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता था? पॉजिटिव होता था, मतलब कि धनात्मक होता था।
ये जो मैं नोट वाली बातें लिखाते चल रहा हूँ, ये जो नोट वाली बातें लिखाते चल रहा हूँ, आप देखिए आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। आज से जब मैं ये करना शुरू कर दिया तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स, एक पतला सा कॉपी होगा, और जो मैं ये इंपॉर्टेंट बातें इधर साइड में लिखा रहा हूँ वो आप उस शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे। तो उसका फायदा क्या होगा, जब आपका एग्जाम 5 से 7 दिन रहेगा तो आप इजिली उस नोट्स को पढ़ के जाएंगे, या जाते जाते एग्जाम सेंटर पे भी आप एक बार नोट्स को खोल के देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। तो लेंस में और क्या होता है, दर्पण में एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए अवतल लेंस में फोकस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव होता है। यहाँ पे उत्तल लेंस में फोकस निगेटिव होता है तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव होता है। जहाँ पे उत्तल है वहाँ पे कॉनकेव, और जहाँ पे सॉरी अवतल है कॉनकेव, और उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे कॉन्वेक्स लिख लेंगे। आई होप कि आप इतना समझ पाए होंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। लिखा गया है कि एक पिंड का द्रव्यमान कितना है, 50 किलोग्राम है, तो उसका भार किसके निकटतम होगा। ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान कितना दिया गया है, 50 किलोग्राम। ठीक है, तो उसका क्या पूछ रहा है, भार। द्रव्यमान मतलब इंग्लिश वाले लिख लेंगे बच्चे, इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 kg देन व्हाट विल बी देयर वेट। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 50 न्यूटन, 400 न्यूटन, 490 न्यूटन, 4.9 न्यूटन, और इसमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले तो आप समझिए द्रव्यमान और भार का चक्कर क्या है। द्रव्यमान और भार का चक्कर क्या है, मतलब कि मास और वेट का चक्कर क्या है। देखिए अगर आप किसी प्लेनेट पे हैं, ठीक है, अगर आप ये अर्थ है, देखिए मुझे मैं जो भी सॉल्यूशन करूंगा ना वो अच्छे ढंग से करूंगा। अगर आपको बहुत जल्दी में है तो आप बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ रटा क्वेश्चन सीखे जाएंगे और वहां पे गलत करके आएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वही पूछेगा, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी से कहीं ना कहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन से भी ज्यादा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो ये कोई मान लो अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है, वहाँ वो हर प्लेनेट या दो वस्तु एक दूसरे को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये मान लो ये वस्तु है कोई, ये मान लो कोई वस्तु है, तो इसके अंदर जो भी मटेरियल है, इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसके मात्रा को क्या बोलते हैं, इसका द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान या मास, इंग्लिश में मास बोलते हैं। लेकिन इस वस्तु को अगर जिस प्लेनेट पे रखा गया वो प्लेनेट अपने तरफ जिस फोर्स से खींचता है, जिस बल से खींचता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका भार या उसका क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और वेट का वैल्यू क्या होता है, m इंटू जी। अब m क्या है, उस वस्तु का मास है, मतलब द्रव्यमान है, और g क्या है, जिस भी प्लेनेट पे अगर अर्थ है तो अर्थ का जी का वैल्यू कितना होता है, अर्थ के जी का वैल्यू कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या रफली इसको क्या कितना बोलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस प्लेनेट पे, उस ग्रह पे उस वस्तु का भार आ जाएगा। और क्या हम लोग भार और द्रव्यमान के बारे में पढ़े थे, भार और द्रव्यमान के बारे में ये पढ़े थे कि द्रव्यमान जो है वो जगह टू जगह वैरी करता है। मतलब यहाँ पे द्रव्यमान कुछ और है, तो सॉरी, द्रव्यमान जो है जगह टू जगह वैरी नहीं करता, मतलब कि स्थान चेंज करने से द्रव्यमान मतलब कि मास का वैल्यू चेंज नहीं करता है, जबकि स्थान चेंज करने से वेट मतलब भार का वैल्यू चेंज कर जाता है। और क्या पढ़े थे कि जो द्रव्यमान है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि है, जबकि भार जो है वो सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी बात आप नोट करते चलेंगे, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट करते चलेंगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। तो आपका वेट पूछा है, तभी हम लोग वेट का फॉर्मूला क्या पढ़े, वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। एम का वैल्यू कितना दिया गया है, 50, और जी का वैल्यू कितना हुआ है, 10। देखिए अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि 10 ले कि 9.8 ले। तो 9.8 और 10 लेने में मैं आपको ये बता दूं, देख लीजिए कोई भी ऑप्शन है जो पॉइंट में नहीं दिया, लगभग क्या दिया है आपको, इसके फॉर्म में दिया है, या आप 9.8 ही लीजिए, जब तक 10 ना बोले तो 9.8 लीजिए। तो जब 9.8 लेंगे तो आप ये क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 और 9 5 45 और 4 49, 490 न्यूटन, ये हो जाएगा आंसर। और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इस हिसाब से, सी वाला ऑप्शन सही होगा।
चलिए आई होप कि आप समझ पाए होंगे। सारी चीज आप अपने शॉर्ट नोट्स में नोट्स करते चले। चलिए ये नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा। कह रहा है, इंग्लिश वाले बच्चे देख ले रहे हैं, इन अ कॉनकेव मिरर concave mirror, if an object is kept on between focus and radius of curvature, then what will be the position of image? पहला ऑप्शन है वास्तविक फोकस पर, वास्तविक बनेगा और फोकस पे बनेगा। दूसरा है वास्तविक और फोकस पे, मतलब कि वास्तविक जहां पे लिखा होगा वो रियल और फोकस पे। दूसरा ऑप्शन है आभासी और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, आभासी मतलब वर्चुअल एंड बिटवीन एफ और सी। तीसरा है रियल मतलब वास्तविक और वक्रता केंद्र के अंत पर, मतलब कि रियल एंड सी के बाहर। और चौथा है आभासी और फोकस तथा ध्रुव के बीच में, मतलब कि इमेजिनरी एंड फोकस एंड पोल के बीच में। इस चौथा लास्ट वाला ऑप्शन है डी, इसमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप बहुत अच्छे ढंग से समझिए। ये बोल रहा है एक अवतल दर्पण है। मैं बताया था आपको अवतल दर्पण, भूल तो नहीं है ना अवतल दर्पण किसको कहते हैं। देखो अगर कोई इस तरह से दर्पण है, इस तरह से कोई दर्पण है और अगर इसका धसा हुआ भाग रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग मतलब परावर्तित करने वाला है इस तरह से, और ये उभरा वाला भाग क्या किया गया है, रंगा गया है, कोटिंग किया गया है, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं या कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये एक लाइन होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीचों बीच पास करता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। और इसका क्या होता है? एक फोकस होता है। और यहाँ से ये जो सर्कल जिस पार्ट का है, जिस भी सरिती का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सी मतलब वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब कह रहा है कि एक वस्तु को कहाँ रख रहा है? एक वस्तु को बोल रहा है कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख रहा है। ये फोकस है और वक्रता केंद्र इसमें कहीं पे रख रहा है वस्तु को, इसमें कहीं वस्तु को रख रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो मैं आपको अवतल दर्पण में मतलब कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन बताया था। जल्दी से रिकैप कीजिए। जब मैं बताया था कि सबसे बाहर यहाँ पे अनंत, जब आप अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे रखोगे तो अनंत पे बनेगा। और 5 इसमें 6 केस बताया था मैं। 6 केस में से 5 केस में वस्तु का इमेज वास्तविक बना था और सिर्फ एक केस था जिसमें वास्तविक का इमेज, वस्तु का इमेज काल्पनिक मतलब कि इमेजिनरी बना था। तो हर बार इमेज उल्टा बन रहा था। 5 केस में वस्तु का इमेज वास्तविक और उल्टा मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था। लेकिन एक केस में वस्तु का इमेज कहाँ पे काल्पनिक और सीधा मतलब कि इन्वर्टेड एंड वर्चुअल बन रहा था। तो मैं 5 केस आपको याद करा रहा हूँ, करो। ये एक क्वेश्चन नहीं करना, इसमें 6 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन करें। सिर्फ एक क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, भले कम ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन जो करेंगे वो अच्छा से करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा अंदर आओ, अनंत पे रख लिए ना, अनंत पे रख लिए तो अब रखो सी पे रखोगे तो सी पे ही बन जाएगा। और देखो यहाँ से इधर जब वस्तु रहता था तो फोकस में बन रहा था, फोकस में वस्तु का साइज क्या होता है? एकदम पॉइंट साइज का बन रहा था, बिंदु साइज का। अब यहाँ पे जब सी पे रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे वस्तु को, तो ये वस्तु का इमेज कहाँ बनता था? सी पर ही बनता था, और इसके नीचे उल्टा इस तरह से बनता था, और वस्तु के बराबर बनता था, वास्तविक बनता था और उल्टा बनता था, ठीक है। इसके बाद अब ये पोजीशन खत्म हो गया, ये पोजीशन नंबर 40। अब पोजीशन क्या आ गया? सी और एफ के बीच में रखोगे, तो सी और एफ के बीच में रखोगे तो कहाँ बनेगा? सी और एफ के जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, देखो जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, इधर वस्तु को इधर लेके बढ़ोगे, वस्तु को इधर लेके बढ़ोगे, एक मिनट, वस्तु को इधर लेके बढ़ोगे तो इमेज क्या होगा? वस्तु को इधर लेके बढ़ोगे तो इमेज क्या होगा? इस साइड बढ़ना शुरू होगा। तो जब आप कहाँ रखेंगे? सी पे रखेंगे। क्या अनंत पे रखे थे तो फोकस पे बना था, फोकस पे रखे तो अनंत पे बना, 2 याद हो गया। अब चलो सी और एफ के बीच में रखोगे तो अनंत और सी के बीच में बनेगा, इधर कहीं बनेगा, ठीक है। अनंत और सी के बीच में बनेगा, लेकिन अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो एफ और सी के बीच में बनेगा। फिर से, अगर अनंत
और सी के बीच में रखेंगे, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, अनंत और सी के बीच में रखेंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो फोकस और सी के बीच में बनेगा, फोकस और सी के बीच में रखेंगे तो अनंत और सी के बीच में रखेगा बनेगा। एकदम उल्टा हो रहा है, और सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगा। इतना बात क्लियर हो गया। ये पांचों केस में वस्तु का इमेज क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब बताइए, जब आप फोकस से बाहर, फोकस और पोल के बीच में रखते थे तो यही एक केस था जिसमें वस्तु का इमेज क्या इस साइड बनता था, सीधा बनता था और वास्तविक बनता था तथा वस्तु से बड़ा बनता था। तो आई होप कि आपका तो आंसर मिल ही गया होगा। जब एफ और सी के बीच में रखेंगे तो अनंत और सी के बीच में बनेगा और वस्तु का इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। जब इमेज देखो यहाँ पे अनंत पे भी रखते हो तो छोटा बनता है, अनंत और सी के बीच भी रखते हो तो छोटा बनता है, सी पे रखते हो तो बराबर बनता है, जितना का वस्तु रहता है उतना ही बनता है, और इसके बीच रखते हो तो बड़ा। अब यहाँ से जैसे इधर जाते हो तो वस्तु का इमेज बड़ा बनना शुरू हो जाता है, यहाँ से यहाँ जाते हो तो बड़ा बनता है, फिर इसमें भी रखते हो तो बड़ा बनता है, फोकस पे रखोगे तो अनंत तो बड़ा ही बनेगा, और इस यहाँ पे भी रखोगे तो बड़ा ही बनेगा। मतलब सी से अगर आप बाय हैंड लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो वस्तु का इमेज छोटा बनेगा, और सी पे रखोगे तो वस्तु के बराबर बनेगा, और सी से दाएं साइड में रखोगे तो वस्तु का इमेज बड़ा बनने लगेगा। आई होप कि आपको सारा पॉइंट इसमें क्लियर हो गया। मैं इसमें इसीलिए टाइम लिया, और आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर तो निकाल सकते हैं। अगर एफ और सी के बीच में रखोगे तो अनंत और सी के बीच में बनेगा, और वस्तु का इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। काल्पनिक तो सिर्फ एक ही केस में बनता है, जब एफ और पी के बीच में रखते हैं। आई होप कि आप समझ पाएंगे। आप क्वेश्चन, आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी वास्तविक बनेगा, इमेज वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है। पूछ रहा है कि अ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ मैन कैन हेयर। अगर आपको सीधी बात में बोले तो मुझसे पूछ रहा है, यह पूछना चाह रहा है कि ऑडिबल साउंड जो होता है, ऑडिबल साउंड जो होता है उसका आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितना से कितने के बीच में लाई करता है। हिंदी में बोले तो श्रव्य तरंग जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना से कितना के बीच में होता है। तो मैं आपको जब आपको साउंड वेव पढ़ा रहा था तो 3 तरह का वेव पढ़ाया था कि एक वेव होता है जिसका तरंग 20 हर्ट्ज से कहां से कहां होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, एक तरंग होता है 0 से मतलब कि 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम होता है, और एक तरंग जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब मोर होता है। तो देखो हम लोग जो है ना, ह्यूमन जो है, हम सिर्फ 20 से 20,000 वाले तरंग को ही सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले तरंग को ही सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाले तरंग को भी नहीं सुन पाते हैं, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंग को भी नहीं सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले तरंग को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज वाले को क्या बोलते हैं, ऑडिबल या श्रव्य तरंग क्या बोलते हैं, इसको श्रव्य तरंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो क्या होता है इससे कम होता है, 20,000 से ऊपर होता है, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव मतलब कि प्रश्रव्य तरंगे। तो हम लोग सिर्फ श्रव्य तरंग पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये है सी ऑप्शन में, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप साउंड वेव अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, ये सारी बातें उसमें बताया गया। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शांत इसको मिटा दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक शांत जल में प्लास्टिक की नाव पलायन कर रही है। एक शांत जल है, उसमें मतलब कहीं तालाब वालाब है, उसमें एक प्लास्टिक का नाव जो हम लोग बचपन में बना के रख देते थे वो, या कोई प्लास्टिक का रियल में ही नाव है, वो उसमें क्या कर रही है, तैर रही है।
यदि आप पत्थर का एक टुकड़ा फेंककर पानी को विक्षोभ उत्पन्न करेंगे, कह रहे कि अगर आप एक स्टोन फेंक के पानी को डिस्टर्ब करोगे तो विक्षोभ उत्पन्न करेंगे तो नाव का क्या होगा, कह रहा है कि आगे बढ़ेगी, पीछे घटेगी, अपने स्थान पर नीचे डूब जाएगी, उछलकर हवा में ऊपर की ओर चली जाएगी और अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे करेगी। तो देखिए, जब आप किसी पत्थर में पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी का जो वेव है वो ऊपर नीचे क्या करता है, कंपन करने लगता है। क्या होता है, पानी ऊपर नीचे आने जाने लगता है। जब आप उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वो नाव जो है अपने ही जगह पे क्या करने लगेगी, ऊपर नीचे करने लगेगी। वो नाव अपने ही जगह पे क्या करेगी, ऊपर नीचे करने लगेगी। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही छोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि रेल का पटरी किस धातु का बना होता है। तो ये आपको याद करना है, इसको और कुछ नहीं कर सकते। रेल का पटरी किसका बना होता है, इस्पात का बना होता है। ठीक है, इस्पात का बना होता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने लायक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि कमानीदार घड़ी में कौन सा ऊर्जा संचित होता है, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो मैं आपको दो तरह का ऊर्जा बताया था। एनर्जी कितने तरह का बताया था, एनर्जी कितने तरह का बताया था। एनर्जी मैं आपको मतलब कि ऊर्जा दो तरह का बताया था। एक तो काइनेटिक एनर्जी बताया था, एक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि एक गतिज ऊर्जा बताया था और एक स्थितिज ऊर्जा बताया था। याद है ना। तो अगर पूछा है कि एक कमानीदार, तो मैं गतिज ऊर्जा के बारे में क्या बताया था, हिंदी वाले बच्चे, गतिज और इसका स्थितिज। मैं बताया था कि जो ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, और उसका वैल्यू क्या होता है, 12mv²। ठीक है, और जो ऊर्जा किसी वस्तु में उसके स्थिति के चेंज होने के कारण, स्थिति मतलब ये गति के कारण होता है, और ये क्या होता है, स्थिति या आकार में चेंजिंग के कारण, स्थिति या आकार में चेंजिंग के कारण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और इसका वैल्यू क्या होता है, P=mgh। ठीक है, ये पढ़े थे कि स्थिति में चेंजिंग के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी, और गति में ऊर्जा के कारण जो चेंजिंग होता है उसको काइनेटिक एनर्जी मतलब की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कमानीदार तुला है। कमानीदार क्या है, कमानीदार घड़ी है। तो देखो कमानीदार घड़ी में क्या करते हैं, आप ऐंठ के एक बार छोड़ देते हैं तो वो अपना धीरे, आप घड़ी देखे होंगे जो पहले जमाने में घड़ी आता था जिसको सुबह प्रतिदिन उसको चाबी देना पड़ता, ऐंठने पड़ता था। उसमें क्या करते हैं, जब आप ऐंठते हैं, पूरा ऐंठ देते हैं, या अभी आपके घर में जो बच्चा छोटा छोटा दशहरा के दिन में जो गाड़ी खरीद के लाते हैं जिसको चाबी दे देते हैं और फिर वो चलना शुरू कर देता है, तो वो सब जो चीजें है उसमें क्या करते हैं, आप ऐसे उसको ऐंठ देते हैं तो उसके अंदर का जो स्प्रिंग होता है वो राउंड राउंड घूम जाता है और उसमें एक स्थितिज ऊर्जा, उसके आकार में चेंजिंग आता है। स्प्रिंग बड़ा होता है, उसको ऐंठ क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसके आकार में चेंजिंग आ जाता है। उसके आकार में चेंजिंग आ जाने के बाद उसके पास एनर्जी आ जाता है, तभी तो आप यहाँ पे रख के छोड़ते हैं तो वहां पे चल के चल जाता है। उसके पास अगर ऊर्जा नहीं होता तो वो कैसे चल के जाता है। तो सेम घड़ी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या होता है, उसमें ऊर्जा संचित हो जाता है, और वो जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा मतलब कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी संचित होता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये घड़ी भी बोलता, कमानीदार छत्ता बोलता, या बोलता कि कोई वस्तु छत पे रखा हुआ उसको गिरा दिया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। पूछता काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पूछता है आपसे कि जो जहाज चल रही है, जो हेलीकॉप्टर उड़ रही है, उसके पास कौन सा एनर्जी है। तो देखिए हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे उड़ती है तो उसके पास क्या है, पोजीशन भी है, स्थिति में चेंज भी है, मतलब ऊंचाई भी है, mgh भी लग रहा है, और वो चल भी रही है आगे की तरफ, मतलब उसके पास गति भी है। तो जहाज के पास या वायुयान के पास या एरोप्लेन के पास स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा होता है। ठीक है, इस पे इतना हो गया। चलिए और भी बातें सीखेंगे, इतना नोट डाउन कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि विराम की स्थिति से प्रारंभ करके एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की त्वरण से गमन कर रही है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, what will be then find the distance covered by that object in 5 सेकेंड। ऑप्शन जो है आपको दिख ही रहा है,
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु है, ये एक वस्तु है या कोई कार है, क्या है, एक वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये विराम से मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, ये चलना शुरू कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, इसका एक्सेलरेशन दिया गया है, मतलब त्वरण दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। अगर ये बोल रहा है कि चलते 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 अगर कहीं इधर आ गई होगी और इसको कितना देर चली होगी, यहाँ से शुरू की होगी, तो ये 5 सेकेंड तक ये वस्तु चला होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच की दूरी तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो दूरी क्या होता है, आपको याद है ना, वो तीनों फॉर्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस एटी, और क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला होता है। मैं बताया था कि इस तीनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे पहचानेंगे। देखिए आपको तो निकालना है एस, मतलब कि विस्थापन निकालना है या दूरी निकालना है। एस निकालना है तो एस किस फॉर्मूले में है, ये इस फॉर्मूले में है और इस फॉर्मूले में है, तो ये फॉर्मूला लगाऊं कि ये फॉर्मूला लगाऊं। अब देखते हैं कि आपको दिया क्या है, यू दिया है, यस यू दिया है, इसमें भी यू की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी यू की जरूरत पड़ेगी, इसमें टी की जरूरत पड़ेगी, तो टी भी दिया हुआ है। इसमें क्या पड़ेगा, इसमें एस का जरूरत पड़ेगा, एस निकालना है, ए का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसमें भी जरूरत पड़ेगा। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो चीज जो इसमें नहीं दिया गया है। तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे, तो कौन सा लगाएंगे, पहला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एस बराबर यूटी का वैल्यू मतलब 0 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया गया 5 प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना दिया गया है 2 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 गुने 5, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 25 बराबर 25 मीटर। ये हो जाएगा आंसर आपका, और इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ ले, मैं इंग्लिश वाले के लिए बोल देता हूं। कह रहा है कि 2 मास ऑफ वेलोसिटी v and 3v, then what will be the ratio of their kinetic energy। 2 मास दिया गया है, ठीक है, 2 मास दिया गया है, ये एक मास है, ये एक मास है, मास नहीं दिया है, क्या बोला, 2 समान द्रव्यमान, ये दोनों का मास कितना दिया गया, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका वेलोसिटी बोल रहा है कि v है, इसका वेलोसिटी बोल रहा है कि 3v है, तो इसके और इसके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मतलब कि अनुपात पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको मैं क्या बताया था कि आपको इस तरह से कभी भी रेशियो निकालना हो तो सबसे आप पहले फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं अभी जस्ट ही बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए मास तो दोनों का बराबर है, 1/2 फिक्स है, तो इतना तो वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया, क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो किस बात पर डिपेंड करेगा, इसके चाल के रेशियो पर डिपेंड करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बराबर v1, मतलब पहले वस्तु का चाल बटे दूसरे वस्तु का चाल। पहले वस्तु का चाल का स्क्वायर, पहले वस्तु का चाल कितना है, v है, v का स्क्वायर बाई 3v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा v, और 3v स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा 1:9, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है। इंग्लिश वाले में न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, तो सबको पता है कि न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने विस्थापन। तो इसका यूनिट एक, तो इसको मास को क्या बोलते हैं, केजी। मीटर का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही तो न्यूटन बोलते हैं, और इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। अगला दिया गया है कार्य, कार्य का यूनिट क्या होता है, कार्य वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। अगला क्या दिया है, त्वरण, त्वरण का यूनिट क्या होता है, त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्या दिया ऑप्शन, घूर्ण, मोमेंट, तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आपको सब कुछ का
यूनिट पता चल गया। ठीक है, इतना चीज, ये सब चीजें आप नोट करते चलेंगे, ये सब आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है। आप सोचिए कि क्वेश्चंस करने का कितना बेनिफिट है। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट को बताएं और आप इसको देखने आए और मुझसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस तरह से आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है, तो मैं और भी मोटिवेट होकर और अच्छा दिन प्रतिदिन आपके लिए अच्छा वीडियो करते जाऊंगा। और मैं बता रहा हूं कि जितना भी एमिंग हाई के स्टूडेंट है या विलेज स्कॉलर के स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, सारे के सारे अच्छे कॉलेज में जाएंगे अगर आप इस तरह से डिस्कशन करेंगे और सबको आपको शॉर्ट नोट्स में रखेंगे तो। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिशों का परिणाम सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो सदिश मतलब क्या होता है, कह रहा है कि इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे 5 और 20 यूनिट वाले दो वेक्टर का मिनिमम वेक्टर सम कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा 10th का टॉपिक नहीं है, 11th का है, तो बस आप, लेकिन आप 10th वाले बच्चे भी समझ सकते हैं क्योंकि इस तरह का छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहां पे पीछे ना हो जाए, इसलिए छोटा सा चीज है, मैं बता देता हूँ। देखो दो वेक्टर है ना, मान लो ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। बस आप अभी ध्यान देते रहेंगे कि क्या मैं बता रहा हूँ। ये दो वेक्टर है ए और बी है, अगर दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, कोई एंगल दोनों के बीच है, तो इन दोनों का जो सम आता है, रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, मान लो इसका रिजल्टेंट वेक्टर पूछता है, एक 5 देता, एक 10 देता और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री देता या 30 डिग्री देता, तो इस फॉर्मूला से बैठा के निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मिनिमम मान कब होगा। तो देखो ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। कॉस थीटा जब बड़ा होगा, कॉस थीटा बड़ा होगा मतलब कि इस तरह के वेक्टर को 3 स्थिति बन सकता है, ये 3 तरह का स्थिति बन सकता है। अगर ये वेक्टर ऐसे भी दोनों रह सकता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उस समय ये ए हो जाता, ये बी हो जाता, और इस केस में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में उस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है आर 90 डिग्री पे होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि ये cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का, उसके सम का। अगर दोनों के बीच का एंगल, ये मान लो दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में हो जाते हैं, ए और बी दोनों एक ही, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों एक ही दिशा। वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, इसके सर पे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, एरो देते हैं। तो अगर दोनों एक दिशा में हो जाता तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता, 0 डिग्री। और 0 डिग्री के केस में यहाँ पे जब 0 डिग्री लिखते हैं तो कॉस एक यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो इसको जब 1 रख देंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब ये अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो जब ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, रिजल्टेंट अगर 0 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अगर दोनों का बीच का एंगल 180 हो जाएगा, मान लो कि ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर इधर आ जाए, ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर इधर आ जाए, तो इन दोनों का ये ए है, ये बी है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और कॉस 180 का डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो -ab हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे से रूट हटेगा तो a माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर r 180 क्या होगा, a माइनस बी। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको न्यूनतम वैल्यू निकालना है, मिनिमम। ये इतना आप नोट कर लेंगे कि जब दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे 30 डिग्री दिया आता तो 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री स्पेशल कैसे आप इसको डायरेक्ट भी, अगर आपको ये फॉर्मूला रहेगा याद तो सब आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो देखो ये जुड़ रहा है तो ज्यादा ही होगा, ये भी जुड़ रहा है तो ज्यादा ही होगा। जब घटेगा दो वेक्टर तभी तो न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना दिया, 5, एक का वैल्यू कितना दिया, 15, एक का वैल्यू 20 दिया है, तो 20 में से क्या घटेगा, 5 में से 20 घटेगा तो 15 आ जाएगा यूनिट, और -15 आएगा। तो ये बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो -15 न्यूटन 15 यूनिट। या यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव में दिया है
तो 20 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 20 माइनस, या इसको मॉड में लिखते हैं, मॉड माइनस 5 माइनस 20 बराबर मॉड 15, और मॉड 15 का वैल्यू कितना होता है, 15 यूनिट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम वैल्यू डी हो जाएगा। न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, जब दोनों को घटाएंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें क्या आज 15 क्वेश्चन ही करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बाकी 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उस ताप का मान बताइए जिसपे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमापी एक ही सूचकांक पटकांक करते हैं। कह रहा कि आप उस तापमान का वैल्यू बताओ जिसपे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो कोई नहीं, आपको क्या बताया था मैं ये मान लो 2 तापमापी यंत्र है, एक सेंटीग्रेड है एक फ़ारेनहाइट है, एक क्या है, एक सेंटीग्रेड है एक फ़ारेनहाइट है। इसका जो मिनिमम होता है कितना होता है 0, इसका मैक्सिमम कितना होता है 100, इसका मिनिमम कितना होता है 32, और इसका मैक्सिमम कितना होता है 212। अब कह रहा है कि दोनों बराबर होगा। पहले तो दोनों में संबंध बनाने के लिए बताया था मैं, पहले सी है तो सी लिख लो, एफ है तो एफ लिख लो। इसका मिनिमम, इसका 0 वाला जो न्यूनतम है उसको घटा दो, डिवाइडेड बाई इसका उच्चतम लिख दो 100, इसका न्यूनतम लिख दो 0। फिर इसका भी ऐसे करो, एफ माइनस इसका न्यूनतम घटा दो 32 बटा उच्चतम लिख दो 212 माइनस न्यूनतम लिख दो 32। तो जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, सी बाई 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा ये कितना हो जाएगा 180। जब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये 9 दूनी 18, ये 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बटा 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा 9। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो किसी सी को एफ लिख दो, मतलब कि सी बराबर एफ बोल रहा है कि किस ताप पे दोनों बराबर होगा, सी बराबर एफ होगा। तो आप सी को एफ लिख लो या एफ को सी लिख लो, मैं सी को एफ लिख ले रहा हूँ। तो एफ बाई 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9f इक्वल्स टू 5f इन माइनस 5 दिन 10 5 15 116 160। आप इसको इस साइड लेके आओगे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 9f माइनस 5f तो 4f बराबर 160 माइनस 160। तो f बराबर कितना हो जाएगा -40। -40 एक ऐसा वैल्यू होता है, अब आपको इसको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। -40 एक ऐसा वैल्यू होता है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाया गया चुंबक के अक्ष में गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान का क्या कहते हैं। तो ये आप मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी चुंबक के स्थान से मुक्त रूप से लटकाया गया चुंबक जो है उसके अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय यमोत्तर। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय यमोत्तर। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्या है और लास्ट क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, ध्रुवों का नमन कोण क्या होगा। ध्रुवों का नमन कोण, तो देखो ये क्या है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो ये ऐसे अगर काटेंगे तो यहाँ से ये क्या होता है, ये दूसरे के बीच क्या होता है 90 डिग्री। ये ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ध्रुवों का नमन कोण क्या होता है, 90 डिग्री। चलिए आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके वीडियो के बीच में थोड़ा सा साउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आप ईयरफोन यूज कर लेंगे, ठीक है, ईयरफोन यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, अब इतना मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड कर दिया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।